नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा अध्ययन होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2। इसके पहले हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभी जल संधियों का अध्ययन किया था और इसके द्वीपों का कि कहाँ कौन से द्वीप हैं और इसकी खोज संबंधित विषयों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारा अध्ययन होगा दोस्तों, एक क्रम से हम अध्ययन करेंगे जिसमें हम अध्ययन करेंगे पहले उत्तरी अमेरिका के सभी झीलों का। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उत्तरी अमेरिका की सभी झील पढ़ लेंगे, सभी झील पढ़ लेंगे। झील के बाद हम सभी पर्वत पढ़ लेंगे, पर्वत के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे पठार, फिर पढ़ेंगे हम मरुस्थल, फिर पढ़ेंगे हम नदियां, फिर पढ़ेंगे नदियों के बाद हमारा अध्ययन होगा दोस्तों, नदियों के बाद इसके प्रमुख शहरों का अध्ययन करेंगे। प्रमुख शहर और कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं जहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कुछ ही समय बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सारी झीलें तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका झीलों का अध्ययन अगर हम करें उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो पहले हम यहाँ एक देश है जिसे बोलते हैं कनाडा। यह हम आपको बता चुके हैं, यह कनाडा देश है। यह यूएसए है जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ एक देश है जिसकी सीमा बनाती है एक नदी है, रियो ग्रांडे नदी, और यह यहां तक फैला हुआ है। इस देश का नाम है मैक्सिको। यह है मैक्सिको देश, यह है मैक्सिको देश। तो दोस्तों, पहले हम कनाडा देश में स्थित सभी झीलों का अध्ययन करते हैं। तो कनाडा देश में देखें तो कनाडा के देश में इसकी सबसे उत्तरी झील है जिसे बोलते हैं ग्रेट बियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो यहां जो झील है इसको बोलते हैं ग्रेट बियर, इसे बोलते हैं ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। और दोस्तों, ये जो झीलें हैं ये हिमनदों से इनका निर्माण हुआ है। मतलब ये ठंड के समय में, शीत ऋतु के काल में यह पूरी तरह से जम जाती है, इनमें बर्फ जम जाता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इनका बर्फ हट जाता है, पिघल जाता है। इसके बाद यह झीलों के रूप में बदल जाती है। तो एक झील है सबसे उत्तर में, इसका नाम है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर झील के दक्षिण में, ग्रेट बियर के दक्षिण में एक झील है जिसे बोलते हैं ग्रेट स्लेव झील बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील। और ग्रेट स्लेव झील से दोस्तों इस झीलों की विशेषता भी जानते चलते हैं। ग्रेट स्लेव झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसे बोलते हैं मैकेंजी नदी, जिसे बोलते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी निकलती है ग्रेट स्लेव झील से और यह अपना जल गिराती है ब्यूफोर्ट सागर में। यहां जो आपको सागर दिखाई दे रहा है इसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर, इसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, जो कहां से निकले तो ग्रेट स्लेव झील से निकलकर उत्तर की तरफ बढ़ते हुए ब्यूफोर्ट सागर में जल गिराती है। ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर का ही एक हिस्सा है। अगली झील देखें दोस्तों, तो सबसे पहले ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के बाद ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव के बाद यहां एक झील है जिसे बोलते हैं अथाबास्का। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अथाबास्का, इसे बोलते हैं अथाबास्का झील। और यह भी किस देश में है तो कनाडा देश में। यह भी किस देश में है? कनाडा देश में है। अथाबास्का झील के किनारे पर यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है, यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है। इसीलिए अथाबास्का झील के पास यूरेनियम सिटी स्थित है। यूरेनियम सिटी कहां स्थित है? अथाबास्का झील के तट पर, किनारे पर।
और कनाडा, कजाकिस्तान के बाद, कजाकिस्तान देश के बाद कनाडा सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है? कजाकिस्तान। दूसरा यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कनाडा देश, जो कि कहां से उत्पन्न होता है? तो यह ग्रेट अथाबस्का, ग्रेट स्लेव झील के दक्षिण में अथाबस्का झील के आसपास इन क्षेत्रों में यूरेनियम का बृहद भंडार है। अथाबस्का झील के दक्षिण में, अथाबस्का झील के दक्षिण में एक और झील है जिसे बोलते हैं विनिपेग झील, जिसे बोलते हैं विनिपेग झील, विनिपेग झील। और यह भी किस देश में? तो यह भी पूरी तरह से कनाडा देश में है। किस देश में है? कनाडा देश में है। विनिपेग झील से एक नदी निकलती जिसका नाम है नेल्सन नदी। क्या नाम है? नेल्सन नदी। नदियों को दोस्तों हम अलग से पढ़ेंगे, यहां झीलों को पढ़ रहे हैं तो झीलों से संबंधित नदियों को भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन नदियों का एक अलग चैप्टर जो है चलेगा आगे। तो कौन नदी निकलती है? नेल्सन नदी निकलती है और अपना जल काम देती है हडसन की खाड़ी में। यहां जो आपको खाड़ी दिखाई दे रही है इसका नाम है हडसन की खाड़ी, इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी कहा जाता है। तो नेल्सन नदी अपना जल हडसन की खाड़ी में गिराती है और ये दोनों नदियां किस देश में बहती हैं? कनाडा देश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसी विनिपेग नदी के पास, विनिपेग नदी के पास इस क्षेत्र में एक जो है मैदान पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्रेयरी घास का मैदान, जिसे बोलते हैं प्रेयरी घास का मैदान, प्रेयरी घास का मैदान। यह कनाडा, कुछ क्षेत्रों में कनाडा और यूएसए में जो है ये पाया जाता है। ग्रेट लेक के इन क्षेत्रों में फैला हुआ प्रेयरी घास का मैदान, जो कि यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। और प्रेयरी घास का मैदान गेहूं के उत्पादन में प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में यह प्रसिद्ध है और इसीलिए प्रेयरी घास के मैदान को विश्व रोटी की टोकरी कहा जाता है। विश्व रोटी की टोकरी कहा जाता है किस मैदान को? तो प्रेयरी घास के मैदान को। और यहाँ जो गेहूं उत्पन्न होता है उसका जो मंडी लगती है, एक मंडी लगती है जो कि विनिपेग झील के पास विनिपेग नाम से ही है और यह विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। क्या नाम है? विनिपेग। क्या नाम है? विनिपेग। विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। किस झील के पास है? तो विनिपेग झील के पास है। आगे बढ़ते हैं कि यहां कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कुछ झीलें हैं। हमने आपको बताया था कि कनाडा और अमेरिका की सीमा निर्धारित होती है यहां से लेकर यहां तक एक अक्षांश रेखा जिसे बोलते हैं 49 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे बोलते हैं 49 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि सीमा निर्धारित करती है कनाडा और अमेरिका की, कनाडा और अमेरिका की। और 49 डिग्री अक्षांश रेखा को दुनिया की सबसे शांत रेखा माना जाता है। दुनिया की सबसे शांत रेखा माना जाता है। मतलब यहाँ पे युद्ध जैसी कोई भी ऐसी स्थितियां नहीं बनती। आगे बढ़ते हैं तो यहां तक बनाती है सीमा 49 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद कनाडा और यूएसए की सीमा पर कुछ झीलें हैं, जिनमें से 4 झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं और एक झील पूर्णतः अमेरिका देश में है। एक झील पूर्णतः अमेरिका देश में है। तो अगर इनका हम देखें पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम देखें तो सबसे पश्चिम में है, इसका नाम है लेक सुपीरियर। इसका नाम है लेक सुपीरियर। सबसे पश्चिम में है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बाद एक झील है जिसे बोलते हैं मिशिगन, जिसे बोलते हैं मिशिगन। मिशिगन के बाद यहां एक झील है जिसे बोलते हैं ह्यूरॉन, जिसे बोलते हैं ह्यूरॉन। ह्यूरॉन के बाद
एक झील है जिसे बोलते हैं इर्री, जिसे बोलते हैं इर्री। इर्री के बाद है ओंटारियो, इसे बोलते हैं ओंटारियो, ओंटारियो झील। तो इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ। सबसे पश्चिम में एक झील है जिसे बोलते हैं लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बाद है मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इर्री, इर्री के बाद ओंटारियो। इन 5 झीलों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं ग्रेट लेक, जिसे बोलते हैं ग्रेट लेक कहा जाता है। क्या कहता है? ग्रेट लेक। हिंदी में इसे बोलते हैं महान झीलें। क्या बोलते हैं? महान झीलें। तो प्रश्न पूछा था दोस्तों कि ग्रेट लेक या महान झीलों के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं? तो कौन कौन है? लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इर्री, ओंटारियो। और इन 5 झीलों में से 4 झीलें, इन 5 झीलों में से 4 झीलें कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। कौन कौन? लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, इर्री, ओंटारियो। जिसमें से मिशिगन झील जो है ये पूरी तरह से अमेरिका देश में स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा था दोस्तों कि ग्रेट लेक में से कौन सी झील है जो पूर्णतः अमेरिका देश में स्थित है? तो कौन है? मिशिगन झील जो है। अब देखते हैं दोस्तों इन झीलों का संपर्क नहरों के द्वारा होता है। मतलब ये जो झीलें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर लेक सुपीरियर झील में ज्यादा पानी हो गया तो इसका ट्रांसफर हो जाता है ह्यूरॉन झील में। ह्यूरॉन में ज्यादा पानी भरा, इसका ट्रांसफर हो जाता है इर्री झील में। इसका ट्रांसफर होता है इर्री झील में, और इर्री में जब ज्यादा पानी हुआ तो हो जाता है ओंटारियो झील में। तो मिशिगन और ह्यूरॉन के बीच, लेक सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच जो नहर है उसे बोलते हैं सू नहर, उसे बोलते हैं सू नहर। तो लेक सुपीरियर और ह्यूरॉन जिस नहर से जुड़ी है उसको बोला जाता है सू नहर, उसको बोलते हैं सू नहर। ये भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। और ह्यूरॉन इर्री से जिस झील से जुड़ी है, ह्यूरॉन इर्री झील से जिस नहर से जुड़ी है उस नहर का नाम ही है इर्री, उसका नाम है इर्री नहर। और इर्री ओंटारियो से जिस झील से जुड़ी है उसका नाम है वेलैंड नहर, वेलैंड नहर उसको बोलते हैं। कौन सा नहर? वेलैंड नहर। तो लेक सुपीरियर से ह्यूरॉन जुड़ी है सू नहर से, ह्यूरॉन से इर्री जुड़ी है इर्री नहर से, इर्री ओंटारियो से जुड़ी है वेलैंड नहर से। इसके बाद इन झीलों का पानी इन नहरों के द्वारा कहां पहुंचता है? ओंटारियो झील में। ओंटारियो झील से यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी इन सभी का जल लेकर पहुंचती है कहां पर? यहां एक खाड़ी है जिसे बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जिसे बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में यह अपना जल गिरा देती है। और सेंट लॉरेंस नदी दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण करने वाली नदी है। नदियां हमने आपको जो प्राकृतिक भाग पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि जो अरब सागर में जल गिराती नदियां वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिम बंगाल में नदियां जल गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो एस्चुअरी का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम इसका? सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी व्यापार की दृष्टि से, सेंट लॉरेंस नदी व्यापार की दृष्टि से दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी है, दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी है व्यापार की दृष्टि से। और यह किसकी सीमा पर बहती है? तो कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर बहते हुए अपना जल गिराती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। और सेंट लॉरेंस की खाड़ी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। यहां जो महासागर है अटलांटिक महासागर है, यह हम आपको अगली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं
तो इन झीलों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ये क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो आपको लेक सुपीरियर झील दिखाई दे रही है, यहाँ जो झील है इसका नाम है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की मतलब संसार की विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो लेक सुपीरियर। दोस्तों मीठे पानी का मतलब ये मत समझिएगा कि लेक सुपीरियर झील में चीनी की मात्रा को घुली हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, चीनी उनी नहीं इसमें घुला है। मीठे पानी का मतलब यह है कि पीने योग्य पानी इसका है। जो हम लोग पानी पीते हैं वो कैसा आता है? तो उसे मीठा पानी बोला जाता है। जो समुद्र का जल होता है वो खारा पानी होता है। तो मीठे पानी का झील है और यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है दोस्तों? तो वह कैस्पियन सागर है। उसको जब हम यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे उसके बारे में। तो यहां जानेगा कि यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इन झीलों के आसपास दोस्तों कुछ औद्योगिक शहर बसे हुए हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो लेक सुपीरियर झील के पास एक शहर बसा है जिसे बोलते हैं डुलूथ। क्या बोलते हैं? डुलूथ बोलते हैं। डुलूथ शहर जो है किस झील के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा है लेक सुपीरियर झील के पास। और मिशिगन झील के पास जो शहर बसे हुए हैं, एक का नाम है गैरी, एक का नाम है शिकागो धर्म सम्मेलन आप सुने हैं दोस्तों, जो गए थे स्वामी विवेकानंद जो है, ये वही शिकागो है जो कि किस झील के पास है? तो मिशिगन झील के तट पर जो है ये शहर बसा हुआ है। क्या नाम इसका? शिकागो। यहां आगे बढ़ते हैं इर्री झील के पास। यहां जो झील है इसको बोलते हैं इर्री झील। इर्री झील के पास एक औद्योगिक शहर है जिसे बोलते हैं डेट्रायट। और यह बहुत प्रसिद्ध जो है औद्योगिक शहर है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेंटर है। डेट्रायट इर्री झील के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेंटर है। यहाँ पर महंगी महंगी कारें, मर्सिडीज, BMW ये सब कारों का निर्माण होता है डेट्रायट शहर में। और यह किस झील के तट पर है? तो यह इर्री झील के तट पर है। ये हो गया झीलों का दोस्तों महत्वपूर्ण झीलें। तो कौन कौन है? अगर पश्चिम से पूर्व क्रम देखें तो सबसे पश्चिम में लेक सुपीरियर, फिर मिशिगन, यूरान, इर्री और ओंटारियो झील। और दोस्तों इसी सेंट लॉरेंस नदी पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसे कहते हैं नियाग्रा। अभी हम आपको भारत के भूगोल में पढ़ा कर आए हैं कि नियाग्रा जलप्रपात की तुलना भारत के चित्रकूट जलप्रपात से की जाती है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है, उसी की तुलना की जाती है। चित्रकूट जो जलप्रपात है उसी की तुलना इस नियाग्रा जलप्रपात से की जा रही है। तो जो ओरिजिनल नियाग्रा जलप्रपात है वो कहाँ है? ये सेंट लॉरेंस नदी पर अमेरिका देश में है। और जानते हैं दोस्तों ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये जब रात होती है तो उसमें कई प्रकार की लाइटें फोकस की जाती हैं और रात को ये बहुत जो है भव्य नजारा होता है, देखने लायक होता है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। और सेंट लॉरेंस नदी किन देशों की सीमा पर बहती है? तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर बहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक झील यहां पर है, एक झील अमेरिका में यहां पर है पश्चिमी अमेरिका में एक झील है जिसे बोलते हैं ग्रेट साल्ट लेक। और यह अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब इसका पानी कैसा है? नमकीन है, लवण की मात्रा इसमें है। तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसे बोलते हैं ग्रेट साल्ट झील। तो ये हो गई दोस्तों अमेरिका और कनाडा की कुछ प्रमुख झीलें और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न। तो झील का चैप्टर दोस्तों क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के
पर्वत। अब उत्तरी अमेरिका क्या पढ़ते हैं? पर्वत। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पर्वत पढ़ते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, पर्वत पढ़ने से पहले यहां एक द्वीप है जिसे बोलते हैं हवाई द्वीप, जिसे बोलते हैं हवाई द्वीप। इसका अध्ययन कर लेते हैं। यह अमेरिका का ही एक जो है द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। क्या नाम है? होनोलुलु। होनोलुलु इसकी राजधानी है। तो हवाई द्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? होनोलुलु। होनोलुलु नहीं दोस्तों, होनोलुलु है। क्या है? होनोलुलु राजधानी है। किसकी है? तो हवाई द्वीप की। और हवाई द्वीप दोस्तों, इस पर दो प्रमुख ज्वालामुखियां हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। एक ज्वालामुखी यहां है, एक यहां है। एक का नाम है मौना लोवा, एक का नाम है मौना लोवा, और एक का नाम है किलायु। एक का नाम है किलायु। जो मौना लोवा है यह विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। मतलब जिसमें उद्गार जो होता है, इसमें लावा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये जो इसका मुख है, ये जो ज्वालामुखी का जो मुख है, यह बहुत बड़ा है। यह क्या है? बहुत बड़ा है। और इनसे से बहुत ज्यादा जो है लावा निकलता है। इसके आधार पर जो मौना लोवा ज्वालामुखी है, यह हवाई द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। और यह दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप पर है। कि हवाई द्वीप किसका है? तो अमेरिका का। अगर ऑप्शन में हवाई द्वीप न देकर अमेरिका देता है तभी दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हवाई द्वीप अमेरिका का ही एक राज्य है जो है। और एक ज्वालामुखी है किलायु ज्वालामुखी। क्या है नाम? किलायु। और किलायु ज्वालामुखी दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब इसमें उद्गार बार बार होता रहता है, कंटिन्यू उद्गार होता रहता है। तो ऐसी ज्वालामुखी क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। यह दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किस द्वीप पर है? तो यह भी हवाई द्वीप पर स्थित है। और इन दोनों ज्वालामुखियों से बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और इस हवाई द्वीप पर जो अमेरिका है उसका नौ सैनिक हवाई अड्डा है। मतलब इसका जो है नेवी, ये सब जो है जो यहाँ पर सेना तैनात किया रहता है अमेरिका जो है। और जानते हैं दोस्तों, इसको एक और उपाधि दी जाती है। यहाँ पर बहुत सारी जहाजें जाती है और ठहरती हैं, इसलिए इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। किसको? हवाई द्वीप को। किसको? हवाई द्वीप को। तो कितना प्रश्न बनेगा हवाई द्वीप से दोस्तों? तो हवाई द्वीप कहा है? तो यह प्रशांत महासागर में है। किसका अधिकार इस पर? तो अमेरिका का अधिकार है। इस पर कितनी ज्वालामुखी है? तो दो ज्वालामुखी हैं। कौन कौन है? एक मौना लोवा है, एक किलायु है। मौना लोवा दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, किलायु दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हो गया दोस्तों हवाई द्वीप। ये हो गया हवाई द्वीप समाप्त। तो हमने क्या पढ़ लिया? झीलों का अध्ययन कर लिया और झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम अध्ययन करते हैं पर्वतों का। तो हम यहां से झीलों को अब जो है समाप्त कर देते हैं, झीलों को मिटा देते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे पर्वतों का। अब हम अध्ययन करेंगे पर्वतों का। तो पर्वतों में अध्ययन करें दोस्तों, पर्वतों में अध्ययन करें तो हम आएंगे उत्तर से दक्षिण तरफ अध्ययन करते हुए। उत्तर से शुरू होंगे और मैक्सिको तक आएंगे। आप यहां जानते हैं कि ये ऊपर जो है कनाडा देश है। तो यहां पर जो एक जो है, यहां पर एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं अलास्का। जिसे बोलते हैं अलास्का। जिसे बोलते हैं अलास्का। अलास्का किसका है क्षेत्र है? यह अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका का क्षेत्र है। अमेरिका का क्षेत्र अलास्का। और अलास्का पहले किसका था? यह रूस का था। रूस ने बेच दिया था अमेरिका को 1859 में रूस से अमेरिका ने खरीद लिया था। क्योंकि यह
रूस, जो रूस मॉस्को है, रूस के क्षेत्र से इसका एक क्षेत्र बहुत दूर पड़ता था, जिस पर इस पर शासन करना जो है थोड़ा सा कठिन था। इसलिए इसने बेच दिया किसको, अमेरिका को। कब बेचा, तो 1859 में। तो यहां जो भी पर्वत होगा या नदी होगी वह किसकी होगी, तो अमेरिका की होगी। तो यहां पर अलास्का में उत्तर में यहां पर एक पर्वत है और एक पर्वत यहां पर है। एक पर्वत उत्तर में है और एक पर्वत दक्षिण में है। जो उत्तर में पर्वत है इसको बोलते हैं ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। और दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं अलास्का श्रेणी। क्या बोलते हैं, नाम ही है दोस्तों इसका अलास्का श्रेणी। और बीच में इनके एक पठार है जिसे बोलते हैं यूकान का पठार, जिसे बोलते हैं यूकान का पठार। और यह किसके बीच है, तो यह ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और अलास्का रेंज के मध्य। और इन्हीं दोनों के बीच से एक नदी निकलती है जो कि कनाडा में एक पर्वत श्रेणी है, मैकेंजी पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है मैकेंजी पर्वत श्रेणी। मैकेंजी पर्वत श्रेणी से निकलती है एक नदी जिसका नाम है यूकान नदी। यह यहां से निकलती कनाडा से और इसी यूकान पठार के मध्य से होते अपना जल गिराती है बेरिंग सागर में। यहाँ कौन सा सागर है दोस्तों, यहाँ बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर में गिराती है। तो किनके बीच से बह रही है यूकान नदी, यूकान नदी बह रही है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और अलास्का रेंज के मध्य से। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और अलास्का रेंज के बीच कौन सा पठार है, तो यूकान का पठार। इसी नदी के नाम पर इस पठार का नाम पड़ा है यूकान का पठार। और यूकान पठार का जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखियां पाई जाती हैं और यह बर्फ से ढक गई है। तो जब ज्वालामुखियां जब इसमें उद्गार होता है तो यहाँ जो वाष्प निकलता है, यहाँ जो बर्फ है जब पिघलता है तो भाप निकलती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ जो धुंध हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है। इसलिए इस यूकान घाटी को बोलते हैं हजारों धुआरों की घाटी। क्या बोलते हैं, हजारों धुआरों की घाटी बोलते हैं। यहां जो यूकान नदी गुजर रही है इसके आसपास जो घाटी है इसे बोलते हैं हजारों धुआरों की घाटी। तो दो पर्वत हो गए दोस्तों अमेरिका में, कौन कौन, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और अलास्का रेंज। और अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। क्या नाम इसका, इसका नाम है माउंट मैकिनले। इसका नाम है अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। और इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, 6194 मीटर। और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है दोस्तों। क्या नाम इसका, माउंट मैकिनले। वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है डेनाली। क्या नाम इसका, डेनाली। बराक ओबामा राष्ट्रपति हुए थे अमेरिका का, उन्हीं के शासन काल में इस माउंट मैकिनले चोटी का नाम बदल कर रख दिया गया डेनाली। क्या रख दिया गया, डेनाली। तो ऑप्शन में या तो माउंट मैकिनले देता है या डेनाली, दोनों एक ही बात है। और यह जो अलास्का रेंज है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक प्रकार की क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी भी है यह है अपने आप में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो कनाडा में एक पर्वत है, कनाडा में एक पर्वत है। कनाडा में आगे बढ़ते हैं अलास्का रेंज के दक्षिण में। तो कनाडा में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं सेंट एलियास पर्वत। यह पूरी तरह से कहा है कनाडा में। इसका नाम है सेंट एलियास पर्वत, सेंट एलियास पर्वत। और सेंट एलियास की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। क्या नाम है, माउंट लोगन। इसका नाम है माउंट
लोगन। और माउंट लोगन उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, और उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट मैकिनले या डेनानी। और ये कनाडा में नहीं है, ये कहां है? तो यूएसए अर्थात अमेरिका में है, क्योंकि अलास्का जो है किसका हिस्सा है? यह अमेरिका का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक और पर्वत है जिसे बोलते हैं कास्केड, जिसे बोलते हैं कास्केड रेंज। कास्केड के बाद नीचे चलते हैं तो एक पर्वत श्रेणी और है, यहां पर है, इसको बोलते हैं तटीय पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? तटीय पर्वत श्रेणी। और तटीय पर्वत श्रेणी के बाद यहां एक और पर्वत श्रेणी है जिसे बोलते हैं सियरा नेवादा। क्या बोलते हैं? सियरा नेवादा। बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा। सेंट एलियास पर्वत के दक्षिण में चलते हैं, एक पर्वत है कास्केड रेंज। क्या नाम है इसका? कास्केड। एक है कास्केड। कास्केड के बाद यहां है, इसको बोलते हैं कोस्टल रेंज, या इसे बोलते हैं तटीय पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? तटीय पर्वत श्रेणी, तटीय पर्वत श्रेणी। और इसके दक्षिण में है सियरा नेवादा, इसके दक्षिण में है सियरा नेवादा। और दोस्तों जो सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा यह विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत क्या है दोस्तों? तो दो कोई स्थल है, उसके दो तरफ का स्थल धंस जाना नीचे और बीच का स्थल ऊपर की तरफ उठा रहना क्या कहलाता है? ब्लैक पर्वत। यह पर्वत वास्तव में पर्वत नहीं होते हैं, भ्रंश घाटियों के दोनों तरफ धंस जाने की वजह से बीच में ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ऐसे माउंटेन को बोला जाता है ब्लैक पर्वत। और यह सियरा नेवादा जो पर्वत है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत है। किस देश में है? यह अमेरिका देश में। कहां है? अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में। यहां भी तटीय पर्वत श्रेणी, यह भी कहां है? तो यह भी यूएसए में है। कहां है? यूएसए में है। और कास्केड पर्वत श्रेणी यह जो है कनाडा और यूएसए की दोनों में फैली हुई है। और कास्केड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर। क्या नाम इसका है? माउंट रेनियर। किसके बीच है? तो कास्केड और कनाडा और यूएसए की सीमा पर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट रेनियर। तो कौन कौन हो गई? यहां चले तो ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, अलास्का रेंज, सेंट एलियास पर्वत, इसके बाद कास्केड, तटीय पर्वत श्रेणी, और यहां है सियरा नेवादा। यहां कौन है? सियरा नेवादा। यहां है सियरा नेवादा पर्वत। और सियरा नेवादा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट व्हिटनी। क्या नाम इसका? माउंट व्हिटनी इसका नाम है। सियरा नेवादा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े तो मैक्सिको में यहां कुछ पर्वत हैं। मैक्सिको में एक पर्वत यहां है और एक पर्वत यहां है। इसको बोलते हैं, चूंकि यह पश्चिम है, इसको बोलते हैं पश्चिमी सियरा माद्रे। इस पर्वत का नाम है सियरा माद्रे। इसको बोलते हैं पश्चिमी सियरा माद्रे, इसको बोलते हैं पश्चिमी सियरा माद्रे। और इसको बोलते हैं पूर्वी सियरा माद्रे, इसको बोलते हैं पूर्वी सियरा माद्रे। और ये दोनों किस देश में है? तो यह मैक्सिको देश में है। कहां है? मैक्सिको में है। और पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे के बीच एक अंतः पर्वतीय पठार है, एक अंतः पर्वतीय पठार है जिसे बोलते हैं मैक्सिको का पठार, जिसे बोलते हैं मैक्सिको का पठार बोलते हैं। और मैक्सिको का पठार में एक चांदी की खान है, एक चांदी की खान है जिसे बोलते हैं ची हुआ की खान, जिसे बोलते हैं ची हुआ की खान। और ची हुआ की खान दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करती है, दुनिया में सबसे ज्यादा
चांदी का उत्पादन करती है और इसी के बल पर, इसी खान के बल पर दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है मैक्सिको देश। कौन करता है? मैक्सिको देश। किसके अंतर्गत है? तो मैक्सिको पठार के अंतर्गत। इन पर्वतों के मध्य तो पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे। और यह कैसा पठार है? तो अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार क्या होता है दोस्तों? तो वह पठार जो दो पर्वतों के मध्य स्थित होता है, दो पर्वतों के मध्य स्थित होता है, उसे बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो एक पर्वत यहां पर है, एक पर्वत आपको मिलेगा अमेरिका में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पर्वत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद रॉकी पर्वत का अध्ययन करेंगे। अभी हम जो है यहाँ जो तट से लगे हुए पर्वत श्रेणियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। इनके आगे चलेंगे पश्चिम पूर्व में, यहां मिलेगी आपको रॉकी पर्वत श्रेणी, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यहां जो आपको दोस्तों दिख रहे हैं, इन तटों पे ब्रुक्स पर्वत श्रेणी से लेकर यहां जो आप तटों पर पर्वत श्रेणियां दिख रहे हैं, इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है पश्चिमी कार्डिरेरा। क्या बोलते हैं? पश्चिमी कार्डी, इनको बोलते हैं पश्चिमी कार्डिरेरा का पश्चिमी कार्डिरेरा। जिस तरह भारत में यहां पर जो पर्वत पाए जाते हैं, जैसे इलायची, नल्ला मलाई, नीलगिरी, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर और कालसूबाई, इनको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। इनको बोलते हैं पश्चिमी घाट। उसी प्रकार यहां जो तटों पे पर्वत पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है पश्चिमी कार्डिरेरा। क्या बोलते हैं? पश्चिमी कार्डिरेरा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे तब बढ़े तो यहां जो पर्वत हमने आपको बताया, जो कि पूरी तरह से यूएसए में है, इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। इसको बोलते हैं अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत कहां है दोस्तों? यह है अमेरिका में। कहां है? यह अमेरिका का ही एक प्रसिद्ध पर्वत है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है। जिस प्रकार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट मिचेल। क्या नाम है? माउंट मिचेल। माउंट मिचेल। माउंट मिचेल किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में एक पर्वत श्रेणी और यहां है, जिसे बोलते हैं एलेघनी पर्वत श्रेणी। जिसे बोलते हैं एलेघनी पर्वत श्रेणी। कहां है एलेघनी पर्वत श्रेणी? तो यह अपलेशियन के पश्चिम में है एलेघनी पर्वत श्रेणी। कहां है? यह भी अमेरिका में। कहां है? यह भी अमेरिका देश में स्थित है। कुछ छोटे छोटे पर्वत और हैं दोस्तों अमेरिका में, पूछा जाता है जिनसे प्रश्न, जैसे अपलेशियन पर्वत के ही आगे यहां एक पर्वत है जिसे बोलते हैं व्हाइट पर्वत। ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों, इसका नाम है व्हाइट पर्वत। इसके बाद आगे यहीं पे एक पर्वत है जिसे बोलते हैं ग्रीन पर्वत। जिसे बोलते हैं ग्रीन पर्वत। ये सब पर्वत कहां है दोस्तों? तो यह अमेरिका में स्थित पर्वत है। ये कहां पर्वत है? अमेरिका में। मैकेंजी कहां है? तो यह पूरी तरह से कनाडा में है। और ब्रुक्स और अलास्का एक पूरी तरह से कहां है? तो अमेरिका में। और सबसे बड़ा पर्वत यहाँ का जो अंतिम पर्वत होगा, इसका नाम है रॉकी पर्वत। इसका नाम है रॉकी पर्वत, जो कि फैला हुआ है। ये जो पर्वत श्रेणियां भी छोटी छोटी हमने पर्वत देखे, इनके पूर्व में एक कनाडा से लेकर ये चला गया है फैलते हुए मैक्सिको तक फैला हुआ है। और इसको हम बोलते हैं रॉकी पर्वत। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रॉकी पर्वत। इसको बोलते हैं रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत यह उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है। लंबा पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है यहां पर, जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। जिसका नाम है माउंट
एल्बर्ट। क्या नाम इसका? माउंट एल्बर्ट। इन चोटियों से बहुत छोटी चोटी है, इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। इसकी सबसे ऊंची चोटी है तो रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत दुनिया का दूसरा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। सबसे लंबी कौन है तो एंडीज। एंडीज के बाद किसका नंबर आता है तो रॉकी पर्वत का। और किस महाद्वीप में फैला था? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी झीलें और सभी पर्वत। तो मिलते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे उत्तरी अमेरिका के सभी पठार, मरुस्थल, नदियां। तो अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।